Drop it. Hello students, now we are going to read the very unique and interesting chapter, A Girl with a Basket, given as a first chapter in class 12th UP board. Students, this chapter is written by William C. Douglas. William C. Douglas, he was born in 1898 and he was dead on 1980. Actually, he was an American and he was the judge of Supreme Court of America also. Students, one day William Douglas thought to meet our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Then he came from America in India, and whatever he saw, the scenes of India, actually in this chapter he was describing. So he explained clearly the position, the reputation, and the cream of India. Okay students, let's start the chapter in Hindi explanation. Okay students, तो इसमें जो लेखक हैं वो कहते हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, यानी मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला. एक्चुअली स्टूडेंट्स, whenever any writer, it means any person want to come India, then he has to actually उसे उतरना ही पड़ता है दिल्ली के स्टेशन पे. आप जानते ही होंगे दिल्ली के स्टेशन पर उतरना पड़ता है. आफ्टर दैट कहीं भी वो जाना चाहता है तो पहले वो दिल्ली उतरेगा, उसके बाद ही कहीं जा पाएगा. सो जो हमारे राइटर हैं विलियम्स डगलस, उन्होंने भी वही किया. पहले वो दिल्ली उतरे होंगे, तो जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने जो भी किया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताया हुआ. तो कहते हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला. आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन. कह रहे हैं कि जितना हो सका उतना मैं ट्रेन के माध्यम से बरेली तक पहुंचा. एंड देन उसके बाद बाई कार टू रानीखेत, और फिर मैं रानीखेत के लिए गया कार से. रानीखेत इज द प्लेस नेम. एक्चुअली रानीखेत क्या है वो आगे आपको डैश के बाद बताया गया है. कहा गया है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट रिड्ज अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज. एक ब्रिटिश आर्मी का पुराना हिल स्टेशन है जो कि बर्फ से ढके हुए हिमालय पर 6,000 फीट की ऊंचाई पर फैला हुआ है, वो भी 120 मील में फैला हुआ है. द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी, रेल थी, वो धीमी थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वे रास्ते के प्रत्येक स्टेशन पर अड्डों पर रुकते थे. ट्रेन रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक रुकावट पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और मैं प्रत्येक रुकावट पर अपने रेलवे के डिब्बे का दरवाजा खोलता था और प्लेटफॉर्म पर टहलता था. राइटर हमारा बता रहा है, कह रहा है, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल. जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से, जितने प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ रुका है राइटर हमारा, वो सब प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरे हुए थे. कौन कौन से लोगों से भरे हुए थे? सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रेट्स, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर्स, इन सब से भरा हुआ था हमारा प्लेटफॉर्म. तो कहा है सिख, यही सिख लोगों से भरा हुआ था. मुस्लिम्स, मुस्लिमों से भरा हुआ था. हिंदूज, हिंदुओं से भरा हुआ था. सोल्जर्स, सेनानियों से भरा हुआ था. मर्चेंट्स, व्यापारियों से भरा हुआ था. प्रेट्स, पादरियों से भरा हुआ था. पादरी मतलब पुजारी टाइप. पॉटर्स, कुलियों से भरा हुआ था, जो कुली होते हैं स्टेशन पर. और बेगर्स, भिखारियों से भरा हुआ था. हॉकर्स, फेरी वालों से भरा हुआ था. फेरी वाले जो हमारे घर के आसपास फेरी लगाया करते हैं उन्हें बोलते हैं. इन लोगों से हमारा जो स्टेशन भरा हुआ था. ऑलमोस्ट एवरीवन
was barefoot and dressed in loose white garments. लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और सफेद ढीले कपड़ों में भी था। राइटर कह रहा है, I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जब पा पाता जो अंग्रेजी बोल लेता था, उससे पहले मैंने कम से कम 3 लोगों से बातचीत की, तब मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो अंग्रेजी बोल लेता था। उसके बाद कह रहा है, we would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. हमने प्रत्येक सांसारिक मामले के बारे में बातें की और उन खबरों के बारे में बातें की जो उस दिन प्रकाशित की गई थी भारत में। In this way, इस तरह से I was trying to get a feel of the pulse of the nation. इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने यानी जानने की कोशिश कर रहा था। Checking opinion against official attitudes and reports. और भारत के व्यवहार को, भारत के चरित्र को जानने का प्रयास मैं इस तरह से कर रहा था। The route lay through one of the richest of India's agriculture areas. जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था, ये रास्ता भारत के सर्वोत्तम कृषक क्षेत्रों में से होकर गुजरता था। यानी जहाँ सबसे ज्यादा कृषि होती है, खेती बाड़ी होती है, उन क्षेत्रों में से सर्वोत्तम कृषक क्षेत्र में से एक से होकर मैं गुजर रहा था। This was the plain of Upper Ganga River. ये एक गंगा रिवर का समतल हिस्सा था, गंगा नदी का समतल हिस्सा था। 1000 feet above sea level but tropical. और समुद्र तट से हजारों फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध था। Actually, whenever we want to calculate the height of any place, then we have to calculate that place with the depth of sea level. इसलिए इसमें समुद्र का बात कही गई, समुद्र की, ये समुद्र तट से हजारों फीट के ऊपर था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी वो भूरी रेतीली थी। स्लोन विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से भरी हुई थी। इट ओवरफ्लोज इंडिकेटिंग thousands of acres of rice. और इस गंगा के तेज बहाव ने, ओवरफ्लोज ने हजारों एकड़ चावल की खेती को बर्बाद कर दिया था। इतनी पूरी कहानी राइटर ने बताई जो उस रास्ते में देखा, और भी कई चीजें राइटर बता रहा है, देखते हैं। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees. अब राइटर कह रहा है इसके उत्तर में जंगल थे। इट मीन्स जहाँ से राइटर हमारा गुजर रहा था, कह रहा वहाँ पर उत्तर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन में जंगल थे और मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास थी। यानी बहुत ऊंची ऊंची घास भी हुआ करती। कुछ होती है बेटा घासें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के सिर से भी ऊंची होती हैं, और बहुत कम या औसता पाए जाने वाले कुछ पेड़ भी थे। पेड़ों के झुंड थे, क्लब ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड भी थे। द होम ऑफ टाइगर्स, बाघों के घर थे। एलिफेंट्स, हाथी भी थे। पाइथन, अजगर भी थे। एंड कोबराज, और काले नाग भी थे। एक्चुअली दैट वाज जंगल, सो ऐसा तो होना ही था। Everywhere else there was a flat land running to the horizon. और हर जगह घुड़दौड़ के लिए एक फ्लैट लैंड, समतल जमीन भी थी। But dotted here and there, लेकिन यहाँ वहाँ by the sacred banyan tree और by the row of pagar tree, shaped like elm and having thick twisted trunks. और यहाँ वहाँ या कहीं कहीं पर बरगद और पाकर के पेड़ भी थे, बरगद और पागद के पेड़ भी थे, जो कि इल्म नामक पौधे के आकार में थे, जिसकी शाखाएं मोटी थिक एंड ट्विस्टेड मुड़ी हुई होती हैं। ट्रंक शाखाएं उसके आकार में दोनों पौधे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम से गर्म हवाएं चल रही थी। दक्षिण पश्चिम से गर्म हवाएं चल रही थी। मंकीज, बंदर। अब मंकीज के बाद डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम बंदरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। Some of them mother with babies clinging to them. कुछ मादा बंदर अपने बच्चों को अपने क्लिंगिंग, छाती से चिपकाए हुए थी। And riding underneath,
और नीचे की ओर उतर रही थी। फिर से डैश लगा है, इसका मतलब अंडरनीथ के बारे में बात करने की कोशिश की गई है। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, यानी कि वो स्टेशन पर पेड़ों से नीचे उतर रही थी भोजन की तलाश में। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर, जिन गांवों से मैं गुजर रहा था उन गांवों की दीवारें मेड ऑफ मड मिक्स्ड वाटर, यानी कि कीचड़ और पानी से मिलकर बनी हुई थी। एंड काउडंग, और गाय के गोबर से भी मिलकर बनी हुई थी। जो लोग इंडियन से अच्छे से जानते हैं, हम लोग के यहाँ गाँव में इसको लीपना बोलते हैं, तो वही उसी कैटेगरी पे था ये। डियर पीक रूफ्स वर टेस्ट, और इनकी जो छतें थी वो छप्परों से छाई हुई थी। अब डैश लगा, बताया गया छप्पर क्या होता है। तो बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू द बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, यानी कि घास के बड़े बड़े बंडलों को, झुंड को बांधना और उस पर खंबे लगा देना, पोल्स खंबे लकड़ी के लगा देना और राफ्टर्स थुनगी लगा देना। इस तरह से महा छप्पर बनते हैं। तो बताया गया दैट द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लू, और उस दिन जो कद्दू की बेलें थी वो पूरी तरह से उसमें फूल निकले हुए थे, ब्लूम, फूलों का खिलना, फूल खिले हुए थे, और उन्होंने उस दीवार पर कद्दू की बेलें बिखरी थी। ट्रेलिंग स्ट्रेक ऑफ येलो ओवर ड्रैगन, और इस तरह से खिले हुए फूलों से वो जो पूरी दीवार थी वो पूरी तरह से पीले रंग में रंगी हुई थी, क्योंकि फूल पीले होते हैं उसके। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. अब कवि जो हमारा है, सॉरी लेखक हमारा कह रहा है, एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का जो मेरा रवैया था वो इंटरप्टेड, वो लड़खड़ा गया। As soon as I alighted, जैसे जैसे मैं घिर गया था, a group of young children gathered around me, एक युवा बच्चों के झुंड ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। They were selling baskets, वो सारे बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुवन, हाथ से बनी हुई टोकरी, रीड बास्केट, सस्ती टोकरियां विद सिंपल डिजाइन पैटर्न, साधारण आकार और आकृति की बनी हुई टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने टोकरियों को ऊपर की ओर उठा रखा था। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। इट मीन्स राइटर, जो राइटर है अपना लेखक है, ही वॉन्ट्स टू से दैट ही डिड नॉट नो दीज वर्ड्स, वो इन शब्दों को नहीं जानता था जो वो बच्चे बोल रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेखक कह रहा है मैं उनकी इच्छा को निसंदेह जान गया था, निसंदेह मैं उनकी इच्छा को जान गया था कि एक्चुअली व्हाट दोज जो चाइल्ड थे, बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वांटेड, क्या चाहते थे वो। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. जो लेखक कह रहा है कि ये बच्चे शरणार्थी थे, रिफ्यूजी, शरणार्थी। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सुनिश्चित हुआ था, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences, तो हजारों सैकड़ों लोगों ने अपने पते बदल दिए थे, अपने मुख्य घर, जड़ें, रूट्स, जड़ें, मुख्य घर बदल दिए थे, और रेसिडेंसेस, अपने पते भी बदल दिए थे। पते बदलना मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो पता आपका खामखा चेंज हो गया। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanatism, यानी कि रिलीजियस फैनेटिज्म हो गया धार्मिक डर का भय, धार्मिक संकट का भय। तो धार्मिक संकट के भय के कारण 9 million people, 90 लाख लोगों ने, स्टूडेंट्स 1 million means 10 lakh, ओके, 9 million means 90 lakh, 90 लाख लोगों ने, पाकिस्तानियों ने धार्मिक संकट के कारण पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए, क्योंकि वहां धर्म परिवर्तन बहुत करवाया जा रहा था। They were poor people to start with, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी वे गरीब थे। They were poorer as they began their long trek, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो धीमे धीमे और गरीब होते हुए चले गए। For all they could carry was a bit of food and a few belongings, वो जितना अपने साथ ले सकते थे तो थोड़ा उन्होंने भोजन और थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें भी ले ली। Soon, शीघ्र ही they were out of food, वे भोजन के बाहर थे। It means उनका भोजन समाप्त हो गया था।
A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger. कह रहा है कि कुछ दिन के पश्चात जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो वो रोड के किनारे, सड़क के किनारे भूख की कमजोरी के कारण गिरना शुरू हो गए. एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहां गिरते वहीं मर जाते थे. द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजी. जो बच्चे वहां पे टोकरी बेचते थे, टोकरी बेचने वाले बच्चे, ये इन शरणार्थियों के ही पुत्र और पुत्री थे. They or their parents or relatives had gathered in the cities. वे बच्चे यानी कि उनके माता पिता और उनके संबंधी सभी शहरों पे एकत्रित हो गए थे. सेटिंग अप स्टॉल्स, अपने तंबू लगा लिए थे. अब तंबू कैसे? मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण चीजों से मिला जुला कर अपने तंबू लगा लिए थे. ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, और अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे उस बाजार में जो पहले से ही भरी हुई थी. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. वे कतारों की गलियां बनाकर वे घास फूस और कपड़े से बने हुए झोपड़ियों में रहने लगे थे. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. जो इन शरणार्थियों के बीच में खुशियां हुआ करती थी वो इनकी छोटी सी कमाई पे आधारित हुआ करती थी. लिटिल व्यूज, इनकी छोटी सी कमाई पर आधारित हुआ करती थी. और इनकी छोटी सी कमाई कितनी बताई गई है? फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषक परिवार की जो औसतन कमाई होती थी, does not on the average exceed $100 a year. साल में $100 से ज्यादा नहीं होती थी. एक साल पूरे 1 ईयर में $100 से ज्यादा कमाई नहीं होती थी, और इसी कमाई पर ही खुशियां भी आधारित होती थी. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. एक औसतन एक अनस्किल्ड लेबर, एक बहुत निपुण ना हुआ श्रमिक दिन में 30 सेंट कमा पाता था, यानी हफ्ते में $2 से भी कम कमा पाता था. There is a one meal a day, एक दिन में एक बार भोजन मिलता था. An onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. क्या क्या मिलता था? एक प्याज मिलता था, एक रोटी का टुकड़ा मतलब होता है एक रोटी. A bowl of pulse with milk, और एक दाल से भरा हुआ कटोरा और दूध के साथ ही मिलता था. Perhaps a bit of goat cheese, और शायद बकरी के दूध से बने हुए पनीर का एक टुकड़ा. इतना मिलता था एक टाइम के एक बार भोजन में. नो टी, ना तो चाय मिलती थी, नो कॉफी मिलती थी. नो फैट, यानी कोई बहुत मजबूत भोजन नहीं मिलता था. नो स्वीट्स, ना मिठाइयाँ मिलती थी. नो मीट, ना ही मांस मिलता था. $100 a year is not, एक साल में $100 नहीं होता है. $2 a week, हफ्ते में $2 भी नहीं होता है. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. मतलब कह रहा है इतनी छोटी सी कमाई पे लोगों के लिए टोकरी बेचना जितना मुश्किल हो रहा था, तो दूसरे लोगों के लिए टोकरी खरीदना भी उतना ही मुश्किल होता था, क्योंकि कमाई सबकी कम थी. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. और तब राइटर हमारा कह रहा है कि इसीलिए कोई संदेह नहीं है कि इसीलिए बच्चे मेरे ऊपर डिसेंडेंट टूट पड़े लाइक लोकर्स, टिड्डियों के झुंड के समान. टिड्डी बेटा वो कीड़ा होता है जो झुंड में आक्रमण करता है, खेतों पे करता है, पूरे खेत को बर्बाद कर देता है. तो टिड्डियों के झुंड के समान बच्चे मेरे पर टूट पड़े इसी कारण से, क्योंकि कमाई सबकी कम थी. मैं राइटर, एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन. जिसको वो लोग देख रहे थे, हमारे राइटर को, वो एक अमेरिकन था और निसंदेह बहुत ही अच्छी बाजार नजर आ रहा था. मतलब बच्चों को लगा कि राइटर ये जो आदमी है कोट पैंट के साथ खड़ा हुआ है, ये मैं सब कुछ खरीद लेगा, इसलिए बच्चों ने उसको घेर लिया था.
अब राइटर कह रहा है आई बॉट 1 टेनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, मैंने कुछ आना खर्च करके एक छोटी सी बास्केट टोकरी खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट, एक और टोकरी खरीद ली। फॉर अ बिट मोर, कुछ और पैसे खर्च करके मैंने एक और टोकरी खरीद ली। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, ₹1 खर्च करके मैंने एक रद्दी यानी कबाड़ से बनी हुई टोकरी भी खरीद ली। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1 खर्च करके हाथ से बनी हुई टोकरी भी खरीद ली। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 a piece, 1-2 पीस पंखे के भी हमने खरीद लिए। अब राइटर कह रहा है माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, मेरी भुजा पूरी तरह से भर चुकी थी और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स, WARES, वेयर्स मतलब होता है और एक स्वर में चिल्लाना। जैसे हम लोग अपना राष्ट्रगान गाते हैं तो एक साथ बोलते हैं जय गण मन अधिनायक, तो एक साथ हम लोग बोलते हैं, या एक साथ कोई गाना गाना, एक साथ कोई बात बोलना, वेयर्स बोलते हैं। तो राइटर कह रहा है चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे जो मेरे पास से गुजर रहे थे, शाउटिंग दियर वेयर्स, वे सब एक स्वर में चिल्ला रहे थे। आई वॉज, वो सब एक स्वर में चिल्ला रहे थे टोकरी खरीदने के लिए। आई वॉज अ प्रिजनर, राइटर कह रहा मैं एक अपराधी हो गया था। अपराधी मतलब कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिर गया था। जैसे अपराधी को पुलिस वाले घेर लेते हैं, ऐसे ही बच्चों ने मुझको घेर लिया था। अनेबल टू मूव, हिलने में पूरी तरह से असमर्थ था। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक बेहद ही 9 वर्ष की आकर्षक नई विक्रेता वेंडर, नई विक्रेता 9 वर्ष की छोटी लड़की जस्ट मेरे सामने खड़ी हुई थी। She had a lovely basket with handle, उसके हाथ में एक हत्थे वाली बहुत अच्छी टोकरी थी। And she wanted ₹1.50 for it or about 30 cent, वह इसके लिए मुझसे 30 सेंट यानी कि ₹1.50 चाहती थी, ₹1.50 चाहती थी। She was an earnest bidder, वह एक नई विक्रेता थी। There were tears in her eyes, उसके आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tone, वह ऐसी भाषा में बोल रही थी या विनती कर रही थी that would wring any heart, जो किसी भी हृदय को द्रवित कर दे। My arms were full, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। I had no room, मेरे पास बिल्कुल भी रूम जगह नहीं थी। रूम मतलब जगह होता है बेटा, रूम प्लेस स्पेस मींस जगह। तो कवि कह रहा है, राइटर कह रहा है मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं थी। लेट अलोंग ए नीड, और ना ही कोई आवश्यकता भी थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी और टोकरी के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाएं भुजा में सारी टोकरियों और पंखों को संभालते हुए आई रिज्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपनी दाएं कोट की जेब में गया, अर्थात उसमें हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, और कुछ मुट्ठी भर सिक्के निकाल लिए। परहैप्स 50 सेंट्स इन ऑल, लगभग पूरे 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्पोर्टेंटली बिफोर मी, और जिसको मैंने उस टोकरी में डाल दिए जो वो लड़की मेरे सामने उठाए हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने व्याख्यान करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की उस लड़की को दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं इसके स्थान पर थोड़ी ग्रेटिट्यूड मतलब आपको दक्षिणा दे सकता हूँ, मैं इसके स्थान पर कुछ आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं टोकरी खरीद नहीं सकता। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत महसूस किया व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कितना बड़ा मैंने अपराध कर दिया था। उस लड़की को इस तरह पैसे देकर मैंने एहसास किया मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया था। उसको एहसास कैसे हुआ? दिस चाइल्ड ऑफ 9, इस 9 वर्ष की लड़की, ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, वो लड़की जो 9 वर्ष की थी, गंदे रेज में चिथड़े फटे पुराने कपड़ों में थी, और जो एज ऑफ स्टार्वेशन और भूखे मरने की कगार पे थी। उसने अपनी रेज्ड हर चिन, उसने अपनी थोड़ी समझते बड़ा, हाँ, थोड़ी को ऊपर उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में गई, इट मींस टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और एक पूरी तरह भारतीय महिला के सम्मान और गौरव के साथ उस स्त्री ने, उस लड़की ने मेरा धन मुझे हाथ में वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, केवल एक ही चीज बची थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी खरीदी। शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसू पोंछे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, और
कहीं घास फूस की बनी झोपड़ी में छिप गई या चली गई। That would have at least 30 cents that night. निश्चित ही उस दिन उस झोपड़ी को लगभग 30 सेंट प्राप्त हुए होंगे। I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। I told him, मैंने उन्हें बताया, it was one reason, यही एकमात्र कारण है, I had fallen in love with India, जिस कारण मैं भारत के प्रेम में डूब गया। The people I saw in India, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा, those in the village as well as those in the high office, जैसे ऐसे लोग गाँव में हैं वैसे ही लोग बड़े बड़े दफ्तरों में भी हैं। Have both pride and lively sense of decency and citizenship, सभी के पास क्या है, मानवता है, नागरिकता है, अच्छे भाव है। They also have a passion for independence, उन सबके अंदर स्वतंत्र होने के जुनून भी है। सभी गुलाम देश था उस समय, तो वही हमारा जो कवि है कहना है, राइटर कहना है, सभी के अंदर स्वतंत्र होने का बड़ा जुनून है, अर्थात सब स्वतंत्र हो चुके हैं तो बड़ा जुनून है उनके अंदर। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बॉर्न ए स्कॉलर एंड पॉवर्टी, जो दरिद्रता और गरीबी में पैदा हुई है, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो ढंग और तरीके दोनों में ही अशिक्षित है, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसने मुझे नए भारत की झलक दिखाई, इसने मुझे नया भारत का झलक दिखा कर एहसास कर दिया कि भारत कितना महान है। ओके स्टूडेंट्स, if you all are satisfied with the concept of the video, so please like the video, share the video and subscribe the channel. Don't forget, please students, subscribe the channel and share the video, like also. Okay, Jai Hind.